अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू कासमी और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह पॉइंट ऑफ व्यू। आज हमारे साथ जी भारत से रोहित शर्मा साहब हैं, जो कि हमारे दोस्त। आप अक्सर रोहित को देखते रहते हैं उनके अपने चैनल पे भी और टीवी पर भी, हमारे टीवी पे भी, इंडिया टीवी पे भी और हमारे चैनल पे भी। बहुत शुक्रिया रोहित कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। रोहित, हम्म। सबसे पहले तो एक न्यूज आज जो आई है, जो कि एक बड़ी अच्छी न्यूज मैं तो कहूंगी, कि एलओसी के ऊपर एक एग्रीमेंट सुना जा रहा है कि किया है इंडिया पाकिस्तान ने, कि वो जो एक फायरिंग चला करती थी बगैर बताए, बगैर किसी रीजन के, मोस्ट ऑफ द टाइम, उसके ऊपर रोक लगाने के लिए। और उससे जो लोग रहते हैं उस जगह पे, जो लोग, हम तो चले टीवी पे बैठ के देख लेते हैं, बोल लेते हैं, लेकिन जो वहां पे लोग रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज है कि उनकी थोड़ी लाइफ आसान हो जाएगी। तो क्या समझते हैं आप, इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि ये अच्छा स्टेप हुआ है और ये कब तक चल सकेगा, दोनों फॉलो कर पाएंगे या नहीं? मैडम, ऐसा है कि डीजीएमओस की अगर मीटिंग हुई है और उन लोगों ने एक डिसीजन लिया है कि भाई रात से ही सीज फायर हो जाएगी, दैट विल बी 25th एंड 24th 25th की नाइट से उन्होंने सीज फायर मानी है। तो ये एक बड़ा स्टेप है। अभी तक तो सुबह से हमें कोई फायरिंग दिखी नहीं। दूसरी चीज, इन्होंने एक लगाया है कि हॉटलाइन होगी दोनों कंट्रीज के बीच में। तो हॉटलाइन की वैसे हिस्ट्री तो बड़ी खराब रही है। दो अटल जी के टाइम पे भी लगी थी और वो यूज कभी नहीं हुई शायद, और हुई नहीं हुई वो। अब वो चलती भी है कि नहीं पता नहीं, वो फोन कहाँ है, वी डोंट नो। लेकिन हाँ, ये जो डीजीएमओ के बीच में जो हॉटलाइन की बात हुई है, इस पे थोड़ा शायद जरूर बातचीत हो जाएगी। जहां तक बात यह है कि जब तक दोनों कंट्रीज के अभी दोनों कंट्रीज के सामने एक कोविड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी है। ये दोनों कोविड से निपटने की बात कर रहे हैं। ऊपर से पाकिस्तान की तरफ से हमने मोर रिसेंटली देखा है कि कुछ स्टेप्स आए हैं। जैसे कि कल भी आपके प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हमारा एक ही इशू है कश्मीर, वो हम रिजॉल्व कर सकते हैं। और एक तीसरे कंट्री में जाके बोला, तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन तो दिख रहा है। अरे पिछले एक दो हफ्ते से हम देख रहे हैं पाकिस्तान की लैंग्वेज में चेंज है। जो लैंग्वेज पहले बोला करता था कि न्यूक्लियर वेपन, वो न्यूक्लियर वेपन बोला करके उसने बातचीत पे बात आ गया। तो दैट मीन्स देयर इज समथिंग पॉजिटिव। सो हम लोगों को इसका वेलकम करना चाहिए स्टेप को। इट्स अ गुड स्टेप। अब देखते हैं ये कितने दिन चलता है। अभी तक तो 12 घंटे तो चल गई है, 12 घंटे से ऊपर चल गई है। तो ये भी एक बड़ा अचीवमेंट है कि दोनों कंट्रीज के बीच में 12 घंटे से ऊपर बातचीत के बाद सीज फायर चल रही है। तो इट्स गुड। अभी बहरहाल आगे देखना बाकी है कि ये कितना और लंबा चलेगी, कितना इसको दोनों साइड रेस्पेक्ट करेंगे। क्योंकि क्योंकि इंडिया जो एलिगेशन लगाता है वो ये लगाता है कि क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की आड़ में, उसके कवर में टेररिस्ट भेजे जाते हैं। और ये टाइम वो है जब बर्फ पिघलनी शुरू हुई, और टेररिस्ट इसी टाइम पे इन्फिल्ट्रेट करते हैं, सर्दी के टाइम पे कम कर पाते हैं। तो अब वो टाइम आ गया जो बर्फ पिघलेगी और टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। इंडिया के इंफ्रारेड सेंसर्स हैं, हीट सेंसर्स हैं, उनसे पता चल जाता है कि कहां से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। तो अब देखिए ये कितने दिन चल पाती है, और क्योंकि एफएटीएफ सामने खड़ा है और दूसरे डेवलपमेंट्स भी सामने खड़े हैं। तो इसलिए मुझे उम्मीद तो है कि ये चलनी चाहिए। कितना चलेगी ये अभी मैम टाइम ही बताएगा। सर, पहले भी इस तरह के कुछ स्टेप लिए गए थे, अगर आपको याद हो। कई बार आपने भी जिक्र किया है कि बहुत बार कोशिश की गई कि दोनों देशों में जो है वो पीसफुली लोग रहें और अच्छे टर्म्स हो, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा गलत हुआ कि फिर वो चीज आगे नहीं बढ़ पाई। अभी आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों दिल से चाहते हैं कि ये टेंशन खत्म हो और सब अपने अपनी जगह जो है अपने देश को आगे प्रोग्रेस करवा सकें, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे जॉब्स का प्रॉब्लम हो, दोनों देशों में है ये चीज। तो आपको नहीं लगता कि आप क्या से मगर कहा जाता है कि हमारे ऊपर एफएटीएफ का प्रेशर है, जो है भी किसी हद तक है एफएटीएफ का प्रेशर, लेकिन रोहित जी, कोई भी रीजन हो, अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो आपको लगता है कि ये आगे बढ़ पाएगा, या फिर कुछ आपको लग रहा है कि नहीं, ज्यादा दिन की ये गाड़ी नहीं चलेगी? मैडम, ऐसा है कि ज्यादा दिन गाड़ी नहीं चलेगी ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा हिस्ट्री कहती है। जब भी कभी बातचीत होती है, आप उसके एक साल के अंदर अंदर देख लेते हैं। अंटिल मुशर्रफ प्रेसिडेंट हो,
आप उसके 1 साल के अंदर अंदर देख लीजिए, कुछ ना कुछ ऐसा डेवलपमेंट हुआ होगा। अटल जी लाहौर गए बस से, उसके बाद आप 1 साल के अंदर अंदर देखते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन हो गई करगिल में। और भी ऐसे 10 स्टेप्स हैं, और भी ऐसी 10 चीजें। तो जब भी कभी बातचीत बेटर रास्ते के लिए चलते, क्योंकि इसमें इतने सारे लोग घुस चुके हैं। साउथ एशिया हमेशा से एक फोकल पॉइंट रहा है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए। और दूसरा अमेरिका का इंटरेस्ट, रशिया का इंटरेस्ट, चाइना का इंटरेस्ट भी इसमें। इंडिया अपने आप में एक स्ट्रांग पावर बन के निकला है। हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग ये डिसएंगेजमेंट पाकिस्तान की तरफ से ही देख रहे हैं। चाइनीज ट्रूप्स भी वापस मूव करना शुरू हो गई हैं। अब चाइनीज ट्रूप्स भी वापस, तो कुछ कुछ तो डेवलपमेंट यहां हमें दिख रही है। हो सकता है ये इम्पैक्ट इसका भी हो कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आ गया है, तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ पॉलिसीज चेंज हो सकती हैं। बहरहाल, बाहर की जो ताकतें हैं, बाहर की जो इन्फ्लुएंस है, उससे बाहर इन दोनों कंट्रीज के लिए क्या है, हम लोग अगर गरीबी पे काम कर रहे हैं और एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, यस दैट्स अ गुड जॉब, दैट्स अ गुड थिंग दैट कैन बी डन। लेकिन होता क्या है कि हम दोनों के बीच में टेंशन्स होती हैं। एक मिराज या एक सुखोई की कॉस्ट पर पूरे कंट्री को प्राइमरी एजुकेशन दी जा सकती है। आप ये समझिए कि क्या क्या कॉस्ट है, हमारा किस कॉस्ट पे हम लोग अपनी डिफेंस प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इतनी कॉस्ट पे अगर आप ये देखिए, हम लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स के शिप्स ले रहे हैं। एडमिरल कोशकोव, जिसका नाम अब आईएनएस विक्रमादित्य है, उतनी कॉस्ट पे तो हम एजुकेशन सेक्टर को बिल्कुल लाजवाब बना सकते थे। लेकिन क्योंकि इस ये बेचने वाले कोई और हैं, तो वो नहीं चाहते दोनों कंट्रीज के बीच में पीस आए। ये जो इंस्टेंट अभी आपको दिखा है कि ये सीज फायर वायलेशन बंद हुई है, तो सीज फायर वायलेशन तो मुशर्रफ साहब के टाइम पे भी बंद हुई थी। तो देयर हैज टू बी अ सिंगल विंडो जहां से हमारी डीलिंग हो, और सिंगल विंडो डीलिंग अभी तक हमें दिख नहीं रही थी। अब देखते हैं क्या है, क्योंकि विंडो तो अभी हमें सिंगल नहीं दिख रही है, लेकिन जो विंडोज हैं उनसे आवाज सेम आ रही है। तो इसलिए ये एक स्टेप आया है। अब सबसे बड़ी चीज के समझौता चलनी चाहिए, और मुजफ्फराबाद रास्ता और मुनव्वा कोकरा पर ये खुलना चाहिए, तब जाकर के कहीं लगेगा कि कहीं हम नॉर्मलसी पे आए। और साथ में अगर टेरर बंद हो जाए तो फिर तो देयर इज नथिंग लेफ्ट। जैसे आपके प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि कश्मीर तो हम बातचीत से भी सॉल्व कर लेंगे, तो कश्मीर तो बातचीत से भी सॉल्व हो सकता है। अगर उनका कहना है तो हो जाता होगा, मैं प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, मैं मान लेता हूँ। तो अगर वो अगर मैडम वो हो जाए फिर प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो इट्स वेरी वेरी सिंपल थिंग। एंड वो दोनों कंट्रीज को पता है वी हैव टू कोएग्जिस्ट। हम ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने कंट्री के आगे इंजन लगाएं और उसको यूरोप में ले जाएं, या आप अपने कंट्री को यूरोप में ले जाएं। हमें रहना ही यही है। तो कोएग्जिस्टेंस कैसे होगी? 70 साल से गोलीबारी से एग्जिस्टेंस चली रही थी, 10 साल बीच में पीस के आते हैं, फिर उसके बाद ऐसे हो जाता है। तो अभी हम काफी टाइम से लड़ भिड़ रहे थे, एंड देन कुछ कुछ लोकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तो लोकल प्रॉब्लम्स भी इसमें घुसेंगी। इस स्टेप को अभी तक कैसा लिया गया है, हमारे हमारे बड़े दूसरे जो हमारे एनालिस्ट हैं या थिंक टैंक्स हैं, उनकी उसमें कैसा लिया गया, मेरे पास अभी तो कोई रिएक्शन नहीं है उसकी। जाहिर है इस सीज फायर को तो दोनों के दोनों सबके सब बोलेंगे कि अच्छी चीज है, बट वी लुक एट इट विद हाई डिग्री ऑफ स्केप्टिसिज्म। व्हाई? बिकॉज वी डोंट नो what's in stored on the other side, and that side doesn't know what's in stored here in India. दोनों एक दूसरे को बहुत शक की नजर से देखते हैं। तो अभी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बहुत जरूरी है, सबसे बड़ी चीज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बहुत जरूरी है, कहीं दोनों एक दूसरे से झूठ ना बोलें। जैसे कि आपके बसीत साहब जो कि आपके एम्बेसडर थे, उन्होंने ये भी बोला कि इंडिया ने केमिकल वेपन्स अपने खत्म करने के लिए उनको एग्रीमेंट दे दिया था पाकिस्तान को। उसके बाद इंडिया ने इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल एजेंसी के सामने डिक्लेयर कर दिया हमारे पास वेपन्स हैं। तो ये चीज जो बसीत साहब बोल रहे हैं, मेरे पास इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर वो बोल रहे हैं तो इसका मतलब मिसट्रस्ट तो है कहीं ना कहीं। तो ये मिसट्रस्ट खत्म होना बहुत जरूरी है। बट फर्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट स्टेप आ गया है। अब हम देखते हैं कब तक समझौता दोबारा स्टार्ट होती है। हमारा रेक आपके पास पड़ा है, आपका हमारे पास पड़ा है। हम दोनों मतलब कंट्रीज इतने मिसट्रस्ट में है कि दोनों का रेक भी रख के बैठे हैं। तो कम से कम रेक तो हो जाए तब आके शुरू करेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल शक तो है दोनों तरफ ही है और मिसट्रस्ट भी दोनों तरफ ही है। लेकिन रोहित जी, आपको लगता है कि कहीं पे अगर कोई थर्ड कंट्री, थर्ड पावर, कोई बड़ी कंट्री अगर बीच में आए तो ज्यादा अच्छा होगा, या ये दोनों इंडिया पाकिस्तान आपस में ही बात कर लें वो ज्यादा सूट करता है?
मैम ऐसा है ना, थर्ड पावर को अगर हम बीच में लेके आते हैं, प्रॉब्लम क्या होती है कि हम दूसरी पावर को जज बना देते हैं, और दूसरी पावर जिसको हम जज बना देते हैं वो अपने हिसाब से सोचता है। अगर हमने चाइना को बनाया तो वो ये सोचेगा कि मेरे बेनिफिट्स कहाँ हैं, रशिया को बनाया वो ये सोचेगा मेरे बेनिफिट्स कहाँ हैं, अमेरिका को बनाया तो वो ये सोचेगा मेरे बेनिफिट्स कहाँ हैं, और यूएन इसमें पड़ेगा नहीं। यूएन तो 47 से ही उसका एक कमीशन घूम रहा है, वो अगर एक लोकेशन पे खड़ा होता है उसका कमीशन, जो उसका ऑब्जर्वर, तो फायरिंग दूसरी जगह हो जाती है, दूसरी जगह पहुंचता है तो फायरिंग पहली जगह हो जाती है, तो उसके सामने फायरिंग नहीं होती, तो वो जब पहुंचता है तो शेल पड़े मिलते हैं। तो यूएन वोंट बी सच अ बिग डिटरेंट। लेकिन अगर दोनों कंट्रीज, जैसे मुशर्रफ साहब के टाइम पे हुआ था, वो दैट वाज द बेस्ट पीरियड। इनफैक्ट अगर आप एक करगिल वॉर हटा दें तो दैट वाज द बेस्ट पीरियड। हम दोनों के बीच में मुनंगवा कोकरा पार कितने साल बाद वो शुरू हुई थी। मुजफ्फराबाद रूट कभी भी स्टार्ट होने के चांसेस नहीं थे जब हम लोग करियर के स्टार्टिंग में थे। इंसिडेंटली मैं वो जर्नलिस्ट हूं जिसने अपना करियर ही इंटरनेशनल अफेयर्स से शुरू किया। तो उस समय हम सुनते थे अपने सीनियर्स से कि मुनव्वा कोकरा पार भी स्टार्ट नहीं होगी, और वो मुजफ्फराबाद रूट तो इसलिए स्टार्ट नहीं होगा कि इस साइड के इंडियन साइड ऑफ कश्मीर के लोग पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर जाएंगे और ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे तो पता चलेगा कि तो मेरे पास क्या फैसिलिटीज हैं और तेरे पास क्या फैसिलिटीज हैं, और ये कभी पाकिस्तान नहीं चाहेगा। वो भी हुआ, हम लोगों के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स थे। मुशर्रफ साहब हैड अ डिटर्मिनेशन। आप जो बोलिए मुशर्रफ को, ही इनिशियली स्टार्टिंग में हमने मुशर्रफ के टेन्योर में एक वो टाइम भी देखा जब वो आगरा समिट से रात में भाग गए, राइट। और उसके बाद हमने उनकी ऐसी डिप्लोमेटिक मतलब उस समय वो ही वाज बिहेविंग लाइक अ जनरल, और उसके बाद उन्होंने बिल्कुल पॉलिटिशियंस को भी फेल करते हुए वाजपेयी से हाथ मिलाए काठमांडू में, आउट ऑफ द ब्लू जाके, राइट। तो ये हमने ऐसा डिप्लोमेट हमें चाहिए जो कि दोनों साइड से, अभी तो हमारे दोनों साइड जो हुक्मरान है, दोनों इतने एडमेंट हैं कि नहीं हम तो ये करेंगे ही नहीं, जो हो जाए कम वॉट में। तो ऐसे तो इंटरनेशनल रिलेशन भाई, दूसरा भी कंट्री एक खुद मुख्तार कंट्री है, वो भी एक डेमोक्रेसी है, वो भी अपनी एक पॉपुलेशन लेकर घूमता है, वो भी अपनी एक मतलब एक पावर है यार वो भी। तो दोनों एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हुए बात करेंगे। जैसे अभी डीजीएमओ ने की बातचीत, लोअर लेवल पे ही सक्सेसफुल हो पाएगी, क्योंकि हाई लेवल पे जो है वो मुझे ईगोज बहुत हाई दिख रही हैं अभी, चाहे वो इमरान खान भाजपा की साइड से हो या प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह की साइड से हो। तो इसको सॉल्व करने का तरीका लोअर लेवल पे बात होती रहे। डीजीएमओ ने बड़े आराम से उसको सॉल्व कर लिया। डीजीएमओ हैट्स ऑफ द बोथ द साइड्स डीजीएमओस। और ऐसे ही हम अगर अपने सेक्रेटरी लेवल मीटिंग कराते रहे तो बेटर है, वरना तो टॉप लेवल पे, इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी की मैं ये भी बताऊंगा, तारीफ करूंगा कि वो अनशेड्यूल्ड स्टॉप मारा उन्होंने नवाज शरीफ की डॉटर की शादी पे, और मिलने गए तो ईगो उन्होंने वहां पे कहीं साइड की और वो पहुंचे और मिल के आए। ऐसे ही नवाज शरीफ ने भी, ही वॉज अ पॉलिटिशियन, करियर पॉलिटिशियन, उन्होंने भी ऐसे कई स्टेप्स उठाए। तो एक ऐसी हम लोगों को दोनों तरफ की लीडरशिप चाहिए, जो इस समय की लीडरशिप ने अब पाकिस्तान की साइड से दिखाना शुरू कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बहुत अच्छे स्टेटमेंट्स दिए हैं हाल में, और उन्होंने भी, बाजवा साहब ने भी अच्छे स्टेटमेंट्स दिए। तो आई थिंक अभी अगला एक साल तो हम लोगों के लिए इट्स अ रोमियो जूलियट टाइम, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। बिल्कुल ठीक। और हम उम्मीद करते हैं और हम दुआ भी करते हैं कि ये स्टेप आगे बढ़ें और अच्छा अच्छा ही हमें देखने को मिले दोनों देशों के लिए, ताकि लोग जो है वो आराम से रह सकें। और जैसे आपने कहा कि सारा बजट जो है वो डिफेंस में लग जाता है, वही बजट हम एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में लगा सकें। जैसे मैं हेल्थ सेक्टर की बात कर रही हूँ, तो मैं आज देख रही थी सुबह आपके यहाँ के न्यूज़ चैनल पे कोरोना से रिलेटेड न्यूज आ रही थी, और कोरोना केसेस फिर से बढ़ना शुरू हो गए। और कोई एक स्कूल बताया जा रहा था जहां पे 227, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इतना फिगर था जो जिन बच्चों में कोरोना पॉजिटिव आया है। तो ये भी कहा जा रहा था कि ये केसेस फिर से बढ़ते जा रहे हैं, और यही हाल पाकिस्तान में भी है, किसी हद तक के केसेस बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। आपको क्या लगता है कि इसकी क्या रीजन हो सकती है? अब तो वैक्सीन भी आ गई है, लोग क्या एहतियात नहीं कर रहे, या क्या वजह हो सकती है? या आप समझते हैं कि फिर एक हल्का फुल्का सही सही लेकिन लॉकडाउन पे जाना चाहिए?
मैडम लॉकडाउन तो अब पॉसिबल नहीं दिख रहा, क्योंकि पहले लॉकडाउन किया था, इकोनॉमी क्रम्बल कर गई, इकोनॉमी की हालत बहुत खराब हो गई, साथ पे इकोनॉमी से ज्यादा इंडिविजुअल्स पर इसकी मार पड़ी, जिसके पास जो सेविंग्स थी वो स्पेंड हो गई। अब तो और सेविंग्स भी नहीं बची। तो आई डोंट थिंक लॉकडाउन इज एन ऑप्शन। हम लोगों को लॉकडाउन 2-3 जगह दिख रहा है, यवतमाल में और अमरावती, 1-2 जगह दिख रहा है, 1-2 डिस्ट्रिक्ट पे लॉकडाउन नहीं है, कर्फ्यू है, डे टू डे कर्फ्यू है, बट लॉकडाउन इज नॉट एन ऑप्शन। हाँ, बढ़ रहा है, हिस्ट्री शोज के इस तरीके के वेदर में शायद ये बढ़ता है। और दूसरी चीज के हमारे यहाँ जब भी कभी फेस्टिवल सीजन आता है तब ये ज्यादा दिक्कत करता है, क्योंकि लोग मार्केट में चले जाते हैं, और आज भी इंडिया में मास्क लगाना तौहीन समझी जाती है, तो वो कोई मास्क लगाने के मूड में नहीं दिखता, तो हर आदमी मार्केट में विदाउट मास्क घूम रहा है। और अब होली का सीजन आ रहा है, तो उस समय ये बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से एहतियात ली जा रही है। जहां तक बात के स्कूल्स तो स्टार्ट हो चुके। पहले तो इनिशियली तो पेरेंट्स धमकी दे रहे थे कि भैया हमारे बच्चे को कुछ हुआ तो फिर हम बताएंगे। इन द एंड भेजना ही पड़ा बच्चों को, मजबूरी हो गई, एग्जाम्स चल रहे हैं इस समय। तो फिर से मुझे लगता है स्कूल्स फिर वे उसी तरीके से ऑनलाइन ही चलेंगे, जो हमें दिख रहा है। बहुत जगह स्कूल फिर से खुल गए हैं, यूपी में मैं जिस स्टेट में हूँ उसमें भी खुल गए हैं। बहुत जगह बच्चे इन्फेक्टेड भी मिले हैं। वैक्सीन आ तो गई है, लेकिन हमारी इंडियन मेंटालिटी के वैक्सीन क्यों लगवाऊं और मैं क्यों लगवाऊं, बाकी सब लगवाएं मैं क्यों लगवाऊं, वो एक मेंटालिटी सामने आती है। साथ में ये भी सामने आता है कि 130 करोड़ को वैक्सीन देना कोई आसान काम नहीं है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट इम्यूनेशन ड्राइव है, और 1 करोड़ को पर डे भी दें तो भी हमारे 130 दिन निकल जाएंगे। तो 1 करोड़ पर डे की कैपेसिटी नहीं है अपने हाथ में, तो इट विल टेक मोर देन अ ईयर फॉर अस टू इम्यूनाइज द एंटायर कंट्री। तो वो ये लॉजिस्टिकल चैलेंजेस हैं, जिसको योगी ने बड़ा अच्छा टैकल किया है। चीफ मिनिस्टर योगी, आई अप्रिशिएट हिम। तो सीधे सीधे उन्होंने अपने ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्ट कर दिया कि 60 से ऊपर जितने भी लोग हैं, मुझे अगले 2 महीने में इम्यूनाइज चाहिए, आप कैसे भी कीजिए, मुझे पास एक कंप्लेंट आई तो मैं देखूंगा। अब वो ऑफिसर्स भाग रहे हैं, वेबसाइट्स बन गई हैं, उसके ऐप बन गए हैं, ऑफिसर्स ने इमीडिएटली अपना, हम लोगों के पास भी मैसेज आने शुरू हो गए, 60 से ऊपर है कोई तो बताओ हमें। तो दैट्स हाउ दे आर डीलिंग विद इट। आई डोंट थिंक कि अगर ऐसे रहा तो हो जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा मुझे विलिंगनेस नहीं दिख रही है कोरोना से टैकल करने के लिए पब्लिक में। गवर्नमेंट इज मच मोर विलिंग, बिल्कुल पब्लिक नहीं है इतनी। एग्जैक्टली रोहित जी, मुझे भी मैसेज आया है और भी कई लोगों को मैसेजेस आ रहे हैं। हमारे यहाँ खैर 65 से जो ऊपर हैं उनको लग रही है अभी, लेकिन आपको लग रहा है कि बिल्कुल लोग जो है वो इतनी एहतियात नहीं कर रहे, लोग इतने सीरियस नहीं है इसको लेकर, मगर फिर भी बहुत से लोगों को वैक्सीन से डर भी लग रहा है। उसकी क्या रीजन हो सकती है? कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा वैक्सीन के ऊपर, स्पेशली चाइनीज वैक्सीन तो हमारे यहाँ कोई लगाने को तैयार ही नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो कि एग्री हो रहे हैं कि हाँ जी हम लगा लेते हैं, लेकिन बात चाइनीज वैक्सीन की नहीं है, लेकिन वैक्सीन से भी लोग डरे हुए हैं। लोगों को लग रहा है शायद कोई रिएक्शन ना हो जाए इसका। या रिएक्शन का डर है, लेकिन क्या है कि हम लोग अपडेटेड अगर न्यूज पे नजर मारें तो कोई ऐसा रिएक्शन हमें दिखा नहीं है। इनिशियल रिएक्शंस हमें फाइजर वाली के साथ दिखे थे, फाइजर वाली वैक्सीन के साथ। ये जो कोई 1-2 लोग बेहोश हुए थे इंडिया में, सेरम इंस्टीट्यूट, खबर मिलती है कि सेरम इंस्टीट्यूट की उससे वैक्सीन से, लेकिन इतने लार्ज स्केल पे वैक्सीनेशन हो रहा है, तो उसमें 1-2 लोग जो बेहोश हो रहे हैं वो अपनी वजह से भी तो, किसी और मतलब मेल न्यूट्रिशन की वजह से या किसी और वजह से भी तो बेहोश हो सकते हैं ना। इतने लोग तो इंडिया में यार वो सड़क पे चलते हुए बेहोश हो जाते हैं, तो ऐसा हमें कोई इम्पैक्ट नहीं दिखा है। जहां तक बात है भारत बायोटेक वाली का, अभी रिव्यू मेरे पास बहुत ज्यादा नहीं है, दूसरी वैक्सीन जो इंडिया ने बनाई है, लेकिन वो भी, उसका भी इम्यूनाइजेशन चल रहा है, दोनों तरह चल रहा है। यूपी में जिस स्टेट में मैं रहता हूँ उस स्टेट में ये वाले सेरम इंस्टीट्यूट की आई है, तो इसका तो मुझे बहुत, इसका रिव्यू मैंने कुछ ज्यादा पढ़ा क्योंकि मेरे को ही लगनी है, तो इसलिए मैंने देखा कि नहीं, ये इट इज परफेक्टली फाइन एंड परफेक्टली सेफ। और स्टार्टिंग में जो हमें पता लग रहा था कि मुस्लिम्स ने कुछ ने बोला था कि इसमें सुअर के मीट से बनाया गया है और हम ये हलाल है, ये हराम है, हलाल नहीं है,
तो वो मुस्लिम्स भी सडनली वैक्सीन आते ही गायब हो गए हैं। तो मुझे आपको इसके प्रेजेंटमेंट तो नहीं दिख रही है। ओनली थिंग इज कि हमारा जो लैकलस्टर एटीट्यूड है कि नहीं नहीं मैं क्यों जाऊं, मैं तो नहीं लगवाता, वो एटीट्यूड ज्यादा डेंजरस है बाकी चीजों से। वैसे इनको जो लोग कह रहे हैं वैक्सीन के अंदर ये ना हो वो ना हो, उनको पता होना चाहिए बहुत सी मेडिसिन ऐसी हैं, बहुत सी एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जिसमें ऐसी चीजें होती हैं जो हलाल नहीं है मुस्लिम्स के लिए, लेकिन मेडिसिन में वो सब कुछ चलता है, मेडिसिन के लिए वो पाबंदी नहीं है। ये चीज इनको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि कुछ आगे बेहतर होगा, या ये केसेस बढ़ते हुए ही नजर आ रहे हैं आपको? वैक्सीन जैसा आपने कहा एकदम से नहीं लग सकती, आई एग्री विद यू कि ये पॉसिबल नहीं है कि एकदम से लगा दी जाए, लेकिन फिर लोगों को कैसे समझाया जाए कि वो मास्क पहने? हमारे यहाँ भी यही हाल है, बगैर मास्क के पूरी मार्केट में घूम रहे होंगे, किसी जगह भी जा रहे होंगे, आ रहे होंगे। रूटीन की जिसे कहते हैं गेट टुगेदर पार्टीज, डिनर भी शुरू हो चुके हैं और साथ साथ केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। तो वो हमारी तो खैर वो जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल ही लोगों को कुछ समझाना जो है वो बहुत ही मुश्किल काम है। बट स्टिल मैं लास्ट में आपसे यही पूछना चाहूंगी कि डू यू थिंक कि क्या होना चाहिए, कोई फाइन लगा देना चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर? मैडम इंडिया में तो फाइन भी है, इंडिया में तो फाइन भी है। आप विदाउट मास्क घूम रहे हो तो फाइन लगा देंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, पुलिस वाला खुद विदाउट मास्क घूम रहा है तो कहाँ से फाइन लगाएगा? प्रॉब्लम यहाँ है। तो ओनली थिंग इज के फाइन है, फाइन लगा के भी कुछ नहीं होना। अब अभी यार हम लोग कुछ इस तरीके के लोग हैं ना जिनको किसी से डर नहीं लगता। हमें तो भगवान से भी डर नहीं लगता ना मैम, प्रॉब्लम यहाँ है। हमारे 50% पॉपुलेशन तो ये सोचती है भगवान ने हमारा क्या कर लेना है, जिस दिन मरेंगे मर जाएंगे। तो जब ऐसी थिंकिंग आ जाती है कि हम लोग मींस भी हम लोग शहादत ढूंढ रहे हो, चाहे वो सड़क पे हो या बॉर्डर पे हो, तो फिर उसमें तो कोरोना क्या बिगाड़ लेगा? तो आपकी बट बात से मुझे एक चीज याद आई, सॉरी रोहित आपकी बात काट रही हूँ, एक चीज बस बोलना चाहूंगी। पहले हमारे यहाँ भी ना पाकिस्तान में जगह जगह लिखा होता था कि शॉप्स पे, स्पेशली जो भी शॉप्स होती थी ना मार्केट में, उन्होंने लिख के लगाया होता था कि अल्लाह देख रहा है या खुदा देख रहा है, तो कि लोग मतलब चोरी ना करें उनकी शॉप पे से ना कुछ। तो अब वो हटा दिया उन्होंने, अब उसकी जगह वो उन्होंने लगाया है कैमरा देख रहा है। तो सब सीधे हैं, सबको कैमरा सही बात है। खुदा से कोई नहीं डरता, देख रहा है तो देखा करे। तो अब वो कैमरा क्या देख करें? रहा है तो फिर डर लगता है। तो ये चीज तो है हाँ हमारे यहाँ भी जी। मैम, बस वही वही असलियत ये है कि हम लोग डर कम रहे हैं। और बेसिकली शहादत हो, अच्छी बात है, शहादत भी अच्छी बात है। आप किसी अच्छे काम के लिए शहीद हो रहे हैं, मैं वेलकम करूंगा उसे। लेकिन आप सड़क पे चलते हुए रॉन्ग साइड जा रहे हैं या रेड लाइट जंप कर रहे हैं, उसमें शहादत ठीक नहीं है। या फिर कोरोना से ऐसे दिलेर होके लड़ेंगे जैसे कि शेर के, अच्छा इंडिया में ऐसे केस भी हुए हैं कि लोग शेर से लड़ने के लिए पिंजरे में कूद गए हैं। तो जब हम ऐसे बहादुर कौम हैं तो फिर हमें कोरोना से क्या डर? बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि लेट देम नॉट, क्योंकि जो हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें लगाना बहुत जरूरी है। अब लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मैं खुद ही दूसरों को क्या बताऊं, मैं खुद ही अपने कॉलोनी में पार्क में जाता हूं तो बिना लगाए जाता हूं। कभी भूल जाता हूं तो कभी कभी लगा लेता हूं। तो ये चीज बिल्कुल गलत है। हालांकि पार्क मेरे घर के एकदम सामने है और वो सिर्फ मेरी कॉलोनी का है, तो वो बिल्कुल खाली पड़ा होता है। बट स्टिल खाली भी पड़ा हो तो कोई ऐसा काम ना करे। अब मैं इस चीज की एहतियात बरतता हूँ पिछले 3-4 दिन से कि बिल्कुल मास्क हो, चाहे कोई ना हो सड़क पे फिर भी, क्योंकि यू डोंट नो कि किस समय कौन आदमी आपको टकरा जाएगा, राइट? तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारी गवर्नमेंट्स तो काम कर रही हैं, गवर्नमेंट्स तो शहादत बचा रही हैं, फायरिंग बंद हो गई, देखिए आप। लेकिन लोगों में जज्बा अब भी है, वो सड़कों पे शहीद होना चाह रहे हैं। तो ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कोरोना अभी अभी हमें जाता नहीं दिख रहा है एज ऑफ नाउ। हाँ, हिस्ट्री बताती है कि पिछली वाली की हिस्ट्री जो पढ़ी थी मैंने उस हिसाब से, फर्स्ट वेव वाज डेंजरस, सेकंड वेव वाज इवन मोर डेंजरस, थर्ड वेव वाज माइल्ड, सिर्फ खांसी जुकाम हो रहा था, और फोर्थ वेव आई और चली गई, पता नहीं चला। तो सेकंड वेव है ये। थर्ड वेव अगर ऐसा ही पैटर्न रहा तो थर्ड वेव जो आएगी सितंबर के आसपास, उसमें कुछ बचाव होगा, अभी तो कोई चांस नहीं होता। अभी तो आप जैसे कह रहे हैं कि सेकंड वेव जो थी वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग थी,
तो लोगों को बिल्कुल ये समझना पड़ेगा, अपना ख्याल करना पड़ेगा। मैंने तो खैर फर्स्ट डे से मास्क लगाने शुरू किए थे और अभी तक मैं उसको बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ कि अगर मैं बाहर निकलूं तो मास्क जरूर होना चाहिए। और आप वैसे हमारे यहाँ बहुत बड़ी सी ब्रेव जगह है ऐसी मैम, हैं बड़ी ब्रेव है क्यों? आप। यहाँ तो मतलब लड़कियां मास्क लगाती हैं तो बोलती है मेकअप खराब हो जाएगा, और मैं इतना मेकअप किया दिखेगा कैसे लोगों को, तो मास्क ही नहीं लगाती हैं। दैट्स द नहीं, मैं तो प्रॉब्लम। मास्क लगा लेती हूँ और मैं मास्क के बगैर नहीं जाती बिल्कुल। और वैसे यहाँ पे कई ऐसी शॉप्स हैं और बैंक्स और बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पे वो एंटर होने भी नहीं देते कि अगर आपके पास राइट। मास्क ना हो। ये रीजन भी है, लेकिन मैं वैसे भी एहतियात करती हूँ और मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप सब लोग बहुत एहतियात करें, मास्क जरूर यूज करें। और बड़ा मुझे अफसोस हुआ, बड़ा मुझे अजीब सा लगा जब मैंने सुबह न्यूज देखी इंडिया की कि वो छोटे छोटे बच्चे जो हैं उसमें एक ही स्कूल के आपके 227 नंबर था उसका, कि उनको पॉजिटिव आया है उन बच्चों को। तो स्कूल वालों को भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए और पेरेंट्स को भी ऑफ कोर्स उस पे बहुत। और वही जैसे आप कह रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस मेरे ख्याल है वही चलेंगी चल और रही वही हैं। होनी चाहिए अभी तो, जब तक ये चल रहा है अच्छा, टाइम। इस जी। वाली इस हम्म। कोरोना का जो पिछला 1918 में जो आया था, दोनों हम्म। का पैटर्न लगभग सेम चला है अब तक। लॉकडाउन दोनों में हुआ, ज्यादा हम्म। लोगों की डेथ लॉकडाउन खोलने के बाद हुई, और उसके हम्म। बाद सेकेंड वेव ज्यादा डेंजरस थी। तो ये हम्म। तीनों पैटर्न तो मैच कर रहे हैं। तो हम थर्ड वेव जो कि बिल्कुल इफेक्टिव नहीं रह गई थी उसमें, तो उसका इंतजार ना करें। अभी सेकेंड वेव आई है, वो बहुत डेंजरस है, पिछले वाले में भी थी, इसमें भी है। तो बेटर ये है कि इसमें सिर्फ एक तरीका जो कि मैं फॉलो करता हूँ वो ये समझता हूँ कि मेरे को छोड़ के बाकी सबको कोरोना है, तो मैं घुस जाता ही इसी तरीके से हूँ, किसी को दूर से ही नमस्ते करके निकल जाता हूँ, मतलब कोई फालतू बात नहीं करता हूँ। तो यही तरीका, और कोई तरीका नहीं है। इसके दो फायदे हैं रोहित जी, उससे पैसे भी बच जाता है। अभी भी मुझे बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी वो सिल्वर बटन आया है तो आप खाना खिलाएं, कोई कह रहा है चाय पिलाएं, लेकिन मैं कह रही हूँ यार जब तक कोरोना खत्म नहीं होगा मैं कुछ नहीं कर रही। उससे हाँ, मेरे पैसे भी बच जाते हैं, मुझे कुछ खिलाना भी नहीं हाँ, पड़ रहा और निकल जाती हूँ कोरोना में से भी। तो ये दो डबल फायदा हो रहा है। तो इसलिए सबको ख्याल करना चाहिए और बिल्कुल पार्टीज वार्टीज अवॉइड करनी चाहिए। थैंक यू सो मच रोहित जी कि आपने ज्वाइन हाँ। किया, एंड आई होप टू सी यू अगेन नेक्स्ट वीक। थैंक यू। थैंक यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।